एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51 048 आस्था का संरक्षक। कौन कहता है कि मैं डर गया हूँ? जी यूनिया, हम देखेंगे। हम यान सोंग ने यूनिया को तिरस्कार भरी नजर से देखा। छोटे बदमाश, कोई भी बड़ी बात कर सकता है। वैसे भी भविष्य में तुम्हें सबक सिखाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। यूनिया ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान ला दी जो सूर्य की तरह उज्जवल और कोमल थी। हाँ, हम देखेंगे। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? यान सोंग, क्या तुम अपनी बहन को फिर से परेशान कर रहे हो? जूंग जियुए ने आकर कहा। यान सोंग ने अपनी नाक से खर्राटे लिए अपनी बाहें पार की और खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। माँ इतनी पक्षपातपूर्ण है कि उसे दक्षिणी ध्रुव पर चले जाना चाहिए। वह ये समझाने की जहमत नहीं उठा सका। नहीं चाची जुआंग, भाई यान ने कहा कि वह भविष्य में एक अच्छा भाई बनेगा और मेरी और भाई गेगे की रक्षा करेगा। यूनिया ने अपना सिर घुमाकर यान सोंग की ओर देखा। उसकी मुस्कान शुद्ध और मधुर थी। ठीक है भाई यान। जुआंग शियुए को उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे में इतनी जागरूकता होगी और वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। यान सोंग असहजता से हिली और जब जूंग शियुए देख नहीं रही थी तो उसने यूनिया को घूरा, लेकिन वह बस हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी धमकी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। यान सोंग का ये शांत स्वभाव देखकर वह हैरान रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जी यूनिया एक बहुत ही खास लड़की है। गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर जितना ज्यादा वह उसके बारे में जानता गया उतना ही वह उसमें डूबता गया। आखिरकार वह खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाया और स्वेच्छा से उसमें डूबता चला गया। यान सोंग की खामोशी देखकर जूंग शियुए समझ गई कि उसका बेटा बस शर्मा रहा है। उसे बच्चों जैसा व्यवहार करते देखना दुर्लभ था, इसलिए उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यूया तुम्हारी बहन है। तुम्हें एक मर्द की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसे धमकाना नहीं चाहिए और न ही उसे अन्याय सहने देना चाहिए। तुम्हें एक भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए, समझे? यान सोंग ने अपने होठों को भींच लिया और अनिच्छा से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसका भाई बहरा और गूंगा था और वह उसका भाई बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। जूंग जियुए से विदा लेकर यूनिया घर के रास्ते में कार में बैठी। अंकल चांद ने रियरव्यू मिरर में देखा और अचानक पूछा, क्या जियाओ डाई को कुछ हुआ है? मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। जिस दिन जीडाई की दुर्घटना हुई उसे एक काम से बाहर जाना था और यूशु ने सभी को सख्त आदेश दिया था कि वे जीडाई की घटना के बारे में बात न करें, इसलिए चांदहोन को इसकी जानकारी नहीं थी। यूनिया ने ऊपर देखा। अप्रत्याशित रूप से उसकी क्षणिक नजरों से मुलाकात हुई और कुछ सोचा। उसने अचानक अपने होठों को मुस्कुराहट में बदल दिया। आंटी डाई सौम्य और दयालु, सुंदर और बुद्धिमान थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अंकल चांद, जो उनके साथ दिन रात बिताते थे, उनके लिए भावनाएं विकसित कर लेते थे। लंबे और हटे कट्टे चाचा चांद स्थिर और वफादार स्वभाव के और युद्ध कला में भी निपुण, महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाते थे। आंटी डाई शायद उनसे खुश रहती। आंटी डाई जी परिवार में वापस नहीं आएंगी, यूनिया ने उदासीनता से कहा। चांदहोन की सांसें तेजी से अटक गईं। ब्रेक की कर्कश आवाज हवा में गूंजने लगी और अगले ही पल कार सड़क के किनारे आराम से रुक गई। यूनिया के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। चांदहोन की स्पष्ट रूप से हैरान और स्तब्ध निगाहों को देखते हुए उसकी आंखों में समझ दिखाई दी। चाचा चांद, ये जगह अब मेरा घर नहीं है। जल्द ही म्याओ म्याओ और मैं भी यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारे साथ जाना चाहते हैं या यहाँ रहना चाहते हैं, यह आपकी पसंद है। चांदहोन ने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसे देखा था और यूनिया का मतलब समझ गया था। उसने आह भरी, जब से बूढ़े गुरु मुझे जी परिवार में लाए हैं, मैं चांदहोन जी परिवार का सदस्य बनकर जी रहा हूँ और मैं जी परिवार का भूत बनकर लूंगा। छोटी लड़की जहाँ भी जाएगी मैं उसके पीछे चलूंगा और तुम्हारी सुरक्षा की शपथ लूंगा। यूनिया ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप उसे देखा। उसकी गहरी और गहरी निगाहों ने अनुभवी चांदहोन को चौंका दिया, जैसे कि वह उसके आर पार देख सकती हो। चाचा चांद, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? लड़की की हल्की आवाज उसके सीने पर किसी बड़ी घंटी की तरह भारी लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल की बच्ची की आंखें इतनी जटिल हो सकती हैं। जब उसने ये सवाल पूछा तो उसकी आवाज में गहरा दुख, एक ऐसा बोझ था जिसे जिंदगी शायद ही उठा पाए। बहुत समय पहले उसने अपना विश्वास खो दिया था और तब से उसका जीवन ठहरे हुए पानी के समान हो गया था। लेकिन इस समय उसका पूरा विश्वास इस लड़की की रक्षा करने में था। अपना पूरा जीवन एक फूल को पोषित करने, उसके विकास की रक्षा करने, उस दिन की प्रतीक्षा करने में लगाना जब फूल खिलेगा। यह एक अद्भुत दृश्य होगा। छोटी मिस, मेरे जीवन का कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन मैं हर कीमत पर आपकी रक्षा करूंगा, न केवल पुराने मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए बल्कि इसलिए भी कि आप इसकी हकदार हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पांशान रोड के अंतिम चौराहे पर प्रवेश करते हुए यूनिया ने सड़क के किनारे खड़ी एक सेडान से म्याओ म्याओ को उठाया। वह म्याओ म्याओ को घर पर अकेले नहीं रहने देती थी। वह जहां भी जाती थी उसे साथ ले जाती थी। जब यूनिया म्याओ म्याओ के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुई तो सोफे पर बैठी यूनशू ने उसकी ओर देखा और उसी क्षण उसकी आंखों में एक ठंडी उदासी छा गई, जिससे यूनिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। तुम कहाँ थे? आवाज इतनी कोमल थी कि सुनकर वीर में सिहरन दौड़ गई। म्याओ म्याओ यूनशू से बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने चुपचाप यूनिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। यूनिया ने उसके हाथ पर थपथपाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। म्याओ म्याओ की पसंदीदा पहेली टूट गई, इसलिए मैं उसे एक नई पहेली दिलाने के लिए खिलौनों की दुकान पर ले गई, उसने अपना बैग यूनशू को दिखाते हुए बताया। जो बच्ची दिशा भी नहीं बता सकती उसे खिलौनों की दुकान कहाँ है ये कैसे पता चल सकता है? यूनशू जानती थी कि उसकी पोती बहुत होशियार है और इस वक्त वह उसकी नासमझी पर सवाल उठाने की जहमत नहीं उठा सकती थी। अगली बार यूनशा को अपने साथ ले जाना। मैं सिर्फ तुम दोनों बच्चों के साथ कैसे सहज रह सकता हूँ? यूनिया की झुकी हुई आंखों में उपहास की झलक दिखी। उसके आश्वासन झूठे थे, निगरानी वास्तविक थी। हालांकि उसकी आवाज में विनम्रता थी। जरूर, हम दादी यूनशा को परेशान नहीं करना चाहते।
आंटी यून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं है, युवा कुमारी और युवा स्वामी की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसी समय कांग जिन से सीढ़ियों से नीचे उतरी, सूर्य एक सूटकेस के साथ उसके पीछे आए और यूनिया को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए घृणा की एक झलक उभरी। यूनिया ने अपने होठों को धीरे से सिकुड़ा और उन्हें तिरस्कार से देखा। वो आई तो बड़ी शान से थी और अब इतने कम समय में ही हार मानकर जा रही है। उसे नहीं पता था कि उसकी पिछली जिंदगी इतनी रोमांचक थी, लेकिन ये जिंदगी जरूर उससे भी ज्यादा रोमांचक होगी। अध्याय 52 049 परम परोपकार पूर्ण कर्तव्य। कांग जिन से युनशु के पास गई, अपना सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, आंटी यून, मैं जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना अच्छा ख्याल रखेंगी और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊंगी। युनशु ने उदासीनता से सिर हिलाया, मुझे आशा है कि आप भविष्य में अपना अच्छा ख्याल रखेंगे। कांग जिनसे के दांतों ने उसके होठों को कसकर काट लिया, अपनी सारी अनिच्छा और कड़वाहट को निगलते हुए वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर मुड़ी और चली गई। उसकी रीढ़ एक तीर की तरह सीधी थी, जल्दी से प्रवेश द्वार पर गायब हो गई। थकी हुई युनशु ने अपनी भौं रगड़ी और युनशा की मदद से ऊपर की ओर चलने के लिए खड़ी हो गई, मानो युन्या और युनम्याओ की उपस्थिति को भूल गई हो। युन्या ने युनशु के सुंदर सिलहूट को देखा, उसके पतले होंठ एक हल्की, ठंडी और उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गए। जब युनशेन उस शाम घर आया और उसे पता चला कि कांग जिन से गर्भवती नहीं थी और वह पहले ही जा चुकी थी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर सहजता से अपने अध्ययन कक्ष में चला गया, जैसे कि यह कोई असामान्य बात न हो। यदि कोई असंवेदनशील होने की बात करता है तो कोई भी युनशेन से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति जिसे वह अपना अटूट स्नेह दे सकता था अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। शेन, क्या तुम व्यस्त हो? दरवाजे के बाहर से युनशु की कोमल आवाज आई। युनशेन ने अपने हाथ में रखी फाइल बंद कर दी और उदासीनता से कहा, अंदर आइए। अगले ही पल दरवाजा बाहर से खोला गया और युनशु दूध का गिलास लेकर अंदर आया। रात बहुत हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। काम कल पर छोड़ दो, अगर तुम थक गए तो माँ का दिल टूट जाएगा। उसने युनशेन के सामने दूध का गिलास रखते हुए कहा, जब से तुम छोटे थे सोने से पहले एक गिलास दूध के बिना सो नहीं सकते थे। युनशेन ने अपने सामने रखे दूध के गिलास को देखा, जो अभी भी दूध की खुशबू से भाप छोड़ रहा था। उसे बचपन की याद आई, जब परिवार गरीब था और अक्सर खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पाता था, लेकिन उसे दूध पीना बहुत पसंद था। उसकी माँ हर सुबह 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के एक डेयरी फार्म में कड़ी मेहनत करने जाती थी ताकि उसे एक गिलास ताज़ा दूध मिल सके। लंबे समय तक कड़ी मेहनत के कारण उसकी माँ को रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई, जिससे बारिश के दिनों में उन्हें बहुत दर्द होता था। उसने दूध का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा दूध पी गया। युनशु की नजरें कोमल और प्रेमपूर्ण थीं जब उसने उसे देखा। शेन, तुम्हें एक देखभाल करने वाला व्यक्ति ढूंढना चाहिए, कोई जो तुम्हारी देखभाल कर सके। तब माँ निश्चिंत हो सकती हैं। युनशेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, चलो इस मामले पर बाद में बात करते हैं। शेन, युनशु ने बेबसी से कहा, क्या तुम अब भी जीलानी के बारे में सोच रहे हो? उस औरत और तुम्हारे बीच भविष्य की कोई संभावना नहीं है। युनशेन ने अचानक अपनी नजर उठाए, उसकी आंखें ठंडी और गहरी थीं, जिससे युनशु थोड़ा रुक गया। क्या ये वही नहीं है जो आप चाहते थे? जी, परिवार बर्बाद हो गया है, उनकी संपत्ति अब मेरे हाथों में है, आप इससे अधिक किस बात से असंतुष्ट हो सकते हैं? युनशु के दिल में एक तेज दर्द चुभने लगा। शेन, क्या तुम अब भी मुझे दोष दे रहे हो? युनशु के अचानक पीले पड़ गए चेहरे को देखकर युनशेन ने बेबसी से आह भरी, माँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। थके हुए माथे को रगड़ते हुए, कंपनी अभी भी अस्थिर है और मैं दिल के मामलों में उलझना नहीं चाहता। युनशु के चेहरे पर कुछ नरमी आई, इस परिवार को घर की एक महिला की जरूरत है। चूंकि आप व्यस्त हैं, इसलिए माँ की मदद से फैसला लें। मैं जरूर आपके लिए एक ऐसी पत्नी चुनूंगी जो आपको संतुष्ट रखेगी। युनशेन को अंदर से कुछ चिढ़ महसूस हुई और उन्होंने उदासीनता से कहा, आप जैसा उचित समझे वैसा निर्णय लें। युनशु संतुष्ट होकर मुस्कुराया। युनिया और युनम्याओ के साथ क्या करने की योजना बना रही हो? युनशु ने अचानक पूछा। आखिरकार अगर घर में नए मेहमान आएंगे तो ये दोनों बच्चे एक अजीब सी उपस्थिति बन जाएंगे। हालांकि हमारा परिवार अभी भी 2 और बच्चों की परवरिश का खर्च उठा सकता है, लेकिन हम नए मेहमान को यह महसूस नहीं होने दे सकते कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह युनशेन के लिए एक ऐसी पत्नी ढूंढना चाहती थी जो उसके व्यवसाय में मदद कर सके, उसकी अच्छी देखभाल कर सके और जिसका परिवार बेदाग हो। इसलिए युन्या और युनम्याओ से निपटना उसकी प्राथमिकता थी। आप क्या सोचते हैं? युनशेन ने जवाब में पूछा। युनशु ने सीधे युनशेन की आंखों में देखा और तुरंत उस पर दबाव डाला। शेन, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने वास्तव में इन दोनों बच्चों में कितना स्नेह निवेश किया है? युनशेन ने ठंडी सांस ली। माँ, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि वे दोनों कैसे बने। युनशु के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, भाई बहनों के बीच अनाचार से पैदा हुए बच्चे सचमुच इतने गंदे होते हैं कि उन्हें देखते ही घिन आने लगती है। युनशेन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, शर्म की भावना उसकी रगों में दौड़ रही थी जिसे उसने गहराई से दबा दिया। वे शब्द उसके जीवन में लगभग छाया बन गए थे और उन 2 बच्चों का अस्तित्व उसे लगातार पिछली मूर्खताओं की याद दिलाता था, चाहे वह अपराध बोध हो, बेचैनी हो या घृणा हो। जब से वे पैदा हुए थे तब से उसने उन्हें कभी गोद में नहीं लिया था और यहाँ तक कि दोनों बच्चों को देखते ही उसे सहज ही घृणा महसूस होने लगी थी और वह उनकी स्पष्ट आंखों में सीधे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि यही बात है, आंखों से दूर, मन से भी दूर। उन दोनों को उत्तर दिशा में हमारे पुराने घर भेज दो, मैं किसी को उनकी देखभाल के लिए रखूंगा। वे एक सादा और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जो आखिरकार आपके वंश के पारिवारिक स्नेह को पूरा कर रहा है। युनशेन कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर अंततः उन्होंने सिर हिलाया। युनशु मुस्कुराई और उसके सिर पर उसी तरह प्यार से हाथ फेरा जैसे वह बचपन में करती थी। भविष्य में आपके और भी बच्चे होंगे, उन दोनों की रगों में गंदा खून बहता है, उनकी जीवन भर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पिता के तौर पर आपने काफी कुछ किया है।
युनशेन युनशु के कंधे पर झुक गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा, ठीक है, माँ सही कह रही थी। उन बच्चों को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा होने देने के लिए उसने एक पिता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। अध्याय 53। चलिए अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। मुझे खेद है लेडी यान, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। साधारण और उज्ज्वल कैफे में यूशु ने कॉफी का कप पकड़े हुए हल्के से कहा। जुआंग शियुए को अपने कानों पर संदेह हुआ। उसने अपने सामने बैठी महिला की ओर अविश्वास से देखा। लेडी यून, क्या आप मजाक कर रही हैं? आने से पहले ही उसने ये योजना बना ली थी कि भोज का आयोजन कैसे करना है, कितने मेहमानों को आमंत्रित करना है, क्योंकि उसकी कल्पना में यून परिवार ऐसे अवसर को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। अगर वह यूनिया को अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती थी तो वह युनशेन और युनशु की अनदेखी नहीं कर सकती थी। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी उसने इस पर चर्चा करने के लिए युनशु से मिलने का समय तय किया। उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने यह अनुरोध किया, उसे लगभग तुरंत ही बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर दिया गया। लेडी यान, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? युनशु की मुस्कान पंख की तरह हल्की थी, शालीनता की प्रतिमूर्ति। यूनिया एक होशियार और शिष्ट बच्ची है और मैं उसे सचमुच बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन लेडी यान, आप नहीं जानती, मैंने एक बार यूनिया का भविष्य जाना था और उसमें पता चला था कि वह दुर्भाग्यशाली है और उसकी माँ की मृत्यु का कारण बन सकती है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए, लानी का पहले ही एक एक्सीडेंट हो चुका है। मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। अगर आप यूनिया को सचमुच पसंद करती हैं तो समय समय पर उस पर नजर रखना। लेकिन जहां तक उसे अपनी धर्मपुत्री मानने की बात है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें। यूनिया आपसे इतना गहरा स्नेह स्वीकार नहीं कर सकती। वह रुकी, फिर बोली, यान परिवार की स्थिति मुझे अच्छी तरह से पता है। यूनिया का आपकी धर्मपुत्री बनना एक अद्भुत बात होगी। मैं इसे क्यों मना करूंगी? यूनिया को जून जियुए की धर्मपुत्री बनने दो। उसके मजबूत होने और उसे खिलाने वाले हाथ को काटने का इंतजार करो। युनशु ऐसा कभी नहीं होने देगा। हर चीज को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था। लगता था कि यूनिया और यून मियाओ को जल्दी से वहां से भेज देना चाहिए। जून जियुए ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन युनशु के सहमत न होने और यूनिया की दादी होने के कारण उसे नजरअंदाज करना अनुचित होगा। लेडी यून, मैं आपकी चिंता के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे यूनिया पसंद है और यही काफी है, जून जियुए ने कहा। यूनिया ने जून जियुए पर क्या जादू किया था? युनशु के लाख कहने के बावजूद दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं था। लेडी यान, युनशु ने असहाय होकर आह भरी, मैं यूनिया के प्रति आपके स्नेह को समझता हूँ, लेकिन कृपया छोटे स्वामियों के बारे में भी सोचें। यूनिया के प्रति आपके गहरे स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन आइए रिश्तेदारी को स्वीकार करने के इस मामले को यहीं खत्म करें और मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में इसे फिर से नहीं उठाएंगी। युनशु जून शियुए को नाराज नहीं करना चाहती थी। दोनों ही चतुर लोग थे। अगर बात यहाँ तक पहुंच गई और दूसरा पक्ष फिर भी शांत नहीं हुआ तो उसे यूनिया के प्रति जून शियुए के इरादों पर गहरा शक हो जाएगा। जून जियुए को अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि दुर्भाग्य और उसकी मां की मृत्यु का कारण बनने वाली सारी बातें केवल एक बहाना थी। इतने सुंदर ढंग से बोले गए शब्द केवल ये दिखाने का एक तरीका थे कि यूनिया उसकी धर्मपुत्री नहीं बनना चाहती थी। लेडी यून, मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगी। इतनी जल्दबाजी में फैसला न लें। मना करने से पहले क्या आपको यूनिया की राय नहीं लेनी चाहिए? युनशु की मुस्कान सौम्य और सुरुचिपूर्ण थी। मैं यूनिया का संरक्षक हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। चाहे मैं इस पर कितना भी विचार करूँ, परिणाम वही होगा। जून शियुए की मुस्कान लड़खड़ा गई। उसने पहले कभी इतने जिद्दी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी। लेडी यून, इतना पक्का नहीं बोलते। देखते हैं क्या होता है। उसने युनशु की तरफ देखे बिना कहा और अपना बैग उठाकर जाने के लिए खड़ी हो गई। युनशु की मुस्कान अपरिवर्तित रही। ऐसा लग रहा था कि उसने जून शियुए को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, लेकिन इससे क्या? वह अपने जैसी दर्जनों औरतों से भी नहीं डरती थी। सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि यूनिया को यान परिवार के प्रभाव में आकर मजबूत होने दिया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह मुझे पागल कर रहा है। घर पहुंचते ही जून जियू ने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, अपने हाथ कमर पर रखे और गुस्से से भड़क उठी। यान नानमो रसोई घर से बाहर आया। उसने घर के कपड़े और एप्रन पहन रखा था। उसके हाथ में अभी भी चम्मच था। वह एक आदर्श गृहस्वामी की छवि थी। क्या हुआ बीवी, तुम्हें किसने परेशान किया है? उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक उभरी। जिसने भी उसकी पत्नी यान नानमो को परेशान करने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से लंबी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। जुआंग जियुए ने उसकी ओर देखा। तुम घर पर क्यों हो? क्या तुम्हें सिटीआर में मीटिंग में नहीं जाना था? यान नानमो ने भौहें चढ़ाई। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए मैं वापस आ गई। आज एक खास दिन है, मैंने हाउसकीपर को छुट्टी दे दी है। मैं आज हमारे लिए भरपूर खाना बनाऊंगी। खाना पकाने के मामले में यान नानमो के पास एक शेफ का कौशल तो था, लेकिन वह खाना बहुत कम पकाते थे। जुआंग जियुए ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये कौन सा विशेष दिन है? यान नानमो का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। पत्नी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम इतना महत्वपूर्ण दिन कैसे भूल सकती हो? मैं तो बस टोफू के एक टुकड़े से खुद को मार डालूंगा। जून जियुए ने मन ही मन कैलेंडर कई बार पलटा, पर समझ नहीं पाया कि वो खास दिन कौन सा था। उनकी सालगिरह अभी अभी बीती थी और अभी नजदीक ही नहीं थी। उसका जन्मदिन नहीं, नानमो का भी नहीं था। ये कौन सा विशेष दिन है? मुझे याद नहीं, उसने कहा। यान नानमो ने उसे आहत भाव से देखा। क्या तुम भूल गई हो? आज से 10 साल पहले ये हमारी पहली रात की सालगिरह है। जुआंग जियुए का चेहरा लाल हो गया। यान नानमो, तुम बेशर्म हो। उसने अपना बैग छीन लिया और ऊपर की ओर भागी जैसे कि भाग रही हो। यान नानमो ने अपनी बाहें उठाई और हंसते हुए कहा, मैं आज रात बाद में तुमसे निपट लूंगा।
अरे नहीं, मेरा बर्तन। वह जल्दी से रसोई में वापस चला गया। यानके ने अपने प्रिय ट्रांसफॉर्मर्स खिलौने से खेलते हुए उत्सुकता से पूछा, भाई, पहली रात की सालगिरह क्या होती है? यानसोंग ने अपनी नजरें हटा लीं, जिसमें दिल का दर्द था, और बड़बड़ाया, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं किससे पूछूं? भाग जाए, मुझे यहाँ परेशान मत कीजिए। यानके ने दुख से अपने होंठ फुला लिए। उसका भाई बहुत क्रूर था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की खातिर उसने उसे माफ कर दिया। अध्याय 54:051 कपड़े पहने जानवर। माउंट विचेस के बादल और बारिश, परम आनंद। जुआंग शियुए लगभग उसके नीचे मर गई, और यह न जानते हुए कि उसे कितनी बार ले जाया गया था, वे अंततः रुक गए। यान नानमो ने उसे प्यार से चूमा और नहाने के लिए बाथरूम में ले गया। जूंग शियुए इतनी थकी हुई थी कि वह अपनी एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहती थी। यह आदमी सज्जन के वेश में एक जानवर के अलावा कुछ नहीं था, जो दिन में तो ठीक ठाक दिखता था, लेकिन रात में भेड़िए में बदल जाता था, लगभग उसे पूरी तरह से खा जाने की ख्वाहिश रखता था। जब दोनों बड़े बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में लेटे थे तो जूंग जियू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सो जाना चाहती थी, लेकिन यान नानमो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसके बालों से खेलते हुए कहा, पत्नी, तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें किसने परेशान किया। जूंग जियू ने आलसे से जवाब दिया, उस यूशु के अलावा और कौन? यान नानमो की आंखें अचानक गहरी हो गईं। युनशु। हाँ, युनशेन की माँ, वही जो अचानक प्रकट हुई। वह औरत एक चालाक लोमड़ी के अलावा कुछ नहीं है। युनशु के बारे में सोचकर जूंग जियू को झुंझलाहट हुई। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? यान नानमो के स्वर में खतरे का संकेत था। जुआंग शियू अचानक उसकी दुबली कमर को थामे हुए उसके आलिंगन में सिमट गई। पतिदेव, मुझे सचमुच एक बेटी चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार यूनिया को देखा था तब मुझे वह बहुत पसंद आई थी। मैंने अनगिनत बार सोचा था कि अगर वह मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता, इसलिए मैं उसे अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती थी। लेकिन युनशु, वह मानने को तैयार नहीं थी। उसे मना करने का क्या अधिकार है? उसने तो बस कुछ दिनों तक यूनिया की देखभाल की है, उसे उसके लिए फैसले लेने का क्या अधिकार है? यान नानमो की आंखें धुंधली पड़ गईं। शियुए, यान के कुछ जन्म देते समय घायल हो गई थी और अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। ये सब उसकी गलती थी और वह हमेशा इसके लिए दोषी महसूस करता था। वह जानता था कि शियुए हमेशा से एक बेटी चाहती थी, लेकिन वह उसकी मदद करने में असमर्थ था, इसलिए वह बस उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर सकता था, धीरे धीरे उसके दिल के साए को मिटा सकता था। उसने यूनिया को कई बार देखा था। वह निश्चित रूप से चतुर थी, लेकिन शायद अपनी भलाई के लिए जरूरत से ज्यादा चतुर, क्योंकि उसने एक बच्चे की मासूमियत खो दी थी। और वे गूढ़ आंखें 5 साल के बच्चे पर बेचैन कर देने वाली थी, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत थी। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहा, उसे पसंद करने के लिए उसे अपनी धर्मपुत्री बनाना जरूरी नहीं है। अगर यून परिवार तैयार नहीं है तो रहने दो, भविष्य में बहुत सारे मौके मिलेंगे। तुम बहुत परेशान कर रही हो। अगर वह मेरी बेटी नहीं बन सकती तो मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मैंने यूनिया को अपनी बहू बनाने का मन बना लिया है, और जो भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेगा मैं उस पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। यान नानमो ने असहाय होकर कहा, यानसोंग अभी भी बहुत छोटा है, क्या तुम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हो? जूंग जियुए ने अपना सिर उसकी छाती से उठाया। यानसोंग के बारे में किसने कुछ कहा? उसे तो इसका सपना भी नहीं देखना चाहिए। यान नानमो। लियांग यू ने एक दस्तावेज लेकर राष्ट्रपति कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। युनशेन फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने खड़े होकर जी ग्रुप बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से शहर का दृश्य देख रहे थे। राष्ट्रपति जी, आपके द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज यहाँ हैं। लियांग यू ने दस्तावेजों को डेस्क पर रख दिया, युनशेन की आकृति पर नजर डाली और चुपचाप पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद युनशेन वहां आया, मेज से दस्तावेज उठाए और उन्हें गौर से देखने लगा। जितना ज्यादा वह पढ़ता गया उसका चेहरा उतना ही उदास होता गया। बाई का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा था, उनके शेयर की कीमत खतरनाक रूप से गिर रही थी और वे पतन के कगार पर थे। बाई लुन पीटर को लूटकर पॉल को पैसे दे रहा था। बाई अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी और दिवालिया होना तय लग रहा था। ऐसी स्थिति में जो भी इसे अपने हाथ में लेगा उसे मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाईरान के इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वह बस यू की ताकत का इस्तेमाल बाई को बचाने के लिए करना चाहती थी। बाईरान कुछ हद तक सक्षम थी, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रचना मौत को दावत देने के बराबर था। जांच के अनुसार बाईरान एक अस्त व्यस्त निजी जीवन जी रही थी और एक ही समय में कई पुरुषों के साथ अंतरंग संबंध बनाए हुए थी। इतने सारे पुरुषों द्वारा उसके स्पर्श किए जाने के बारे में सोचकर ही उसका पेट खराब हो जाता था। दस्तावेज उसकी मुट्ठी में फंसे हुए थे, उसके हाथ के पीछे की नसें उभरी हुई थी, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। अंदर आए। लियांग यू ने दरवाजा खोला और अंदर आकर कहा, राष्ट्रपति जी, शेंगहुआ के राष्ट्रपति ये के साथ मेरी एक बैठक की व्यवस्था करें। आज शो की तीसरी रिकॉर्डिंग है। जब जियांग ली यूनिया को लेने आया तो युनशु ने इस बहुत ही परिष्कृत और सज्जन व्यक्ति को देखा और मुस्कुराया। शिक्षक जियांग, हमारी यूनिया के साथ परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। जियांग ली ने थोड़ा सिर हिलाया। यूनिया सबसे बुद्धिमान और मेहनती छात्रा है जिसे मैंने कभी पढ़ाया है। युनशु की निगाहें झपक गईं। क्या ऐसा है? जियांग ली को उस महिला की भूमिका के बारे में पता नहीं था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह युनशेन की प्रेमिका है, लेकिन उसका व्यवहार काफी परिपक्व लग रहा था और युनशेन के साथ उसकी जोड़ी बनाना कुछ असंगत लग रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? युनशु ने एक सुंदर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं युनशु हूँ, यूनिया की दादी। दादी? जियांग ली के आश्चर्य की झलक कुछ देर के लिए दिखाई दी, फिर उन्होंने विनम्रता से सिर हिलाया। लेडी यून, इस हस्तक्षेप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप बहुत औपचारिक हैं, टीचर जियांग। यूनिया के शिक्षक के रूप में एक पुरानी कहावत है, एक बार शिक्षक हमेशा पिता जैसा। कृपया बेझिझक हमारे घर अक्सर आएं। एक पल के लिए इस पर विचार करते हुए जियांग ली ने कहा, यूनिया प्राथमिक स्कूल शुरू करने की उम्र की है।
मुझे लगता है कि उसे। शिक्षक जियांग, अचानक यूनिया ने पुकारा। जियांग ली ने मुड़कर देखा कि यूनिया युनमियाओ को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थी। लड़की की चमकदार आंखें स्पष्ट रूप से ऊपर देख रही थी। शिक्षक जियांग, क्या अब हम जा सकते हैं? युनशु ने असहमति जताते हुए कहा, यूनिया, आप इस तरह कैसे बीच में बोल सकती हैं? जब कोई बोल रहा हो तो उसे बीच में रोकना बहुत असभ्यता है। अध्याय 55:052 धुंध की तरह, हवा की तरह। यूनहा ने अपना सिर झुका लिया। क्षमा करें शिक्षक जियांग। जियांग ली ने यूनिया के विनम्र व्यवहार को देखा, जो उसकी मौजूदगी में उसके जीवंत और चंचल स्वभाव से बिल्कुल अलग था, मानो वह डोरियों से बंधी कठपुतली हो। उसने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। कोई बात नहीं। जब वह कार में बैठा, पीछे के शीशे पर नजर डाली और काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, क्या आपने अभी जानबूझकर मुझे बीच में रोका था, है ना? यूनिया ने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा और धीरे से कहा, गुरुजी, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। जियांग ली खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सकी। अपने शिक्षक को चिढ़ाना बंद करो। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा एंगल क्या है? गुरुजी, मैं शायद इस देश में ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी, यूनिया ने अचानक कहा। जियांग ली दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? यूनिया ने मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें तरस रही थीं जैसे वह नीले आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों की गहराई में स्वतंत्रता की इच्छा ने जियांग ली के दिल में कुछ हलचल मचा दी। जल्द ही मैं मियाओ मियाओ को विदेश ले जाऊंगा। जियांग ली ने अचानक अपने होंठ भींच लिए, मानो बोल ही न पा रहा हो। उसे कुछ खोने का एहसास हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा एक आह। ये लड़की धुंध जैसी थी, हवा जैसी, कोई उसे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता था। तुम्हारे लौटने में कितना समय लगेगा? शायद जल्द ही, शायद लंबे समय बाद। जैसे जैसे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आधी होती गई, यूनिया और मिंगहान के बीच रिश्ते धीरे धीरे मधुर होते गए। मिंगहान एक मौज मस्ती करने वाला बड़ा लड़का था जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाता था, लेकिन अब वह यूनिया और यूनमियाओ की जिंदगी का पूरा ध्यान रखने लगा था। हालांकि इस दौरान कई चुटकुले भी हुए, लेकिन ये कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण बन गया। प्रसारण के बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला विशाल कंट्रास्ट निश्चित रूप से प्रशंसकों को आकर्षित करेगा। इस बीच कार्यक्रम के दौरान यूनिया की 3 अच्छी दोस्त बन गईं। 3 एपिसोड में शेन लुओकुई पूरी तरह से यूनिया की छोटी साथी बन गई। खुशी खुशी उसे बहन यूनिया कहने लगी और यूनमियाओ का बहुत ख्याल रखने लगी। यूलियान शर्मीला और डरपोक था, लेकिन यूनिया के सामने वह बहुत खुल गया। वह सौम्य और धैर्यवान था, एक स्नेही छोटा दोस्त जो बड़ा होकर निश्चित रूप से एक स्नेही इंसान बनेगा। माई जेंग की बात करें तो वह हमेशा अलग थलग और आत्म प्रशंसक सा व्यवहार करता था, लेकिन शेन लुओकुई और अन्य लोगों के सामूहिक आलिंगन में कुछ बार अलग थलग पड़ने के बाद जब यूनिया ने उसके प्रति थोड़ी दयालुता दिखाई तो वह उसके प्रति नर्म हो गया। हालांकि वह हमेशा ठंडा चेहरा रखता था, लेकिन अब वह पहले से काफी बेहतर था। पूरे कार्यक्रम का माहौल गर्मजोशी भरा और हार्दिक था, इतना कि हर बार जब रिकॉर्डिंग समाप्त होती तो शेन लुओकुई शेन जुडोन के पैरों से लिपट जाता और फूट फूट कर रोता, जबकि यूलियान नम आंखों के साथ वहां से जाना नहीं चाहता था और माई जेंग चुपके से छिप जाता। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमजोरी को देखे। यूनिया को यह माहौल पसंद आया। हालांकि वह कैमरे के सामने थी, पर यही वह समय था जब उसे सबसे ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। हर बोझ का अंत होना ही चाहिए ताकि वह बिना किसी अफसोस के वहां से जा सके। हालांकि इस बार उसके जाने से पहले युआन पैन ने एक खबर की घोषणा की। कार्यक्रम का पहला एपिसोड पूरा हो चुका था और इस हफ्ते शनिवार के प्राइम टाइम में टीवी चैनल पर इसका प्रसारण होगा। टीवी स्टेशन इस शुक्रवार को एक मीडिया स्क्रीनिंग आयोजित करेगा और कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कुछ मेहमानों की जरूरत थी। मिंगहान व्यस्त था और उसने साफ मना कर दिया और माई जीहुई का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए अंत में ये शेन जुडोंग और गाओहे के पास आ गया। यदि मिंगहान नहीं जा रहा था तो इसका यूनिया से कोई लेना देना नहीं था। कार्यक्रम प्रसारित होने वाला था और यूनिया थोड़ी उत्साहित थी। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि कार्यक्रम देखने पर युनशु की क्या प्रतिक्रिया होगी। यूनिया को जाते देख मिंगहान तुरंत उसके पीछे गया। यूनिया, क्या तुम मुझे याद करोगी? यूनिया, जो कार्यक्रम में और अकेले में बिल्कुल अलग थी, ने बिना पीछे देखे यूनमियाओ को अपने साथ खींच लिया। नहीं, दोनों आपसी हितों से बंधे थे और उसे डैडी कहना उसे नागवार गुजरा। यूनिया ने उपहास से सोचा कि यह आदमी बीमार है। मिंगहान को लगा कि वह सचमुच बीमार हो गया है। यूनिया सिंड्रोम नामक बीमारी से बीमार, आधे दिन तक उसे न देख पाने के कारण वह असहज महसूस कर रहा था। यूनिया के निर्दयी व्यवहार को देखकर मिंगहान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहा हूं, फिर भी तुम इतनी निर्दयी हो। यूनिया ने यूनमियाओ को कार में खींच लिया और एक धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। एजेंट पास आया और फुसफुसाया, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है, अगर हम देर से पहुंचे तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। ऐसी ब्रांड से जुड़ने के बाद ये फैशन शो आपकी पहली उपस्थिति है, जिसका आपके भविष्य के फैशन संसाधनों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको देर नहीं करनी चाहिए। मिंगहान ने कार के लुप्त होते पिछले हिस्से पर नाराजगी भरी नजर डाली और असहाय महसूस करते हुए पीछे मुड़ा। चलो चलें। जूंग जियुए की ओर से कोई खबर नहीं आई थी और यूनिया ने सोचा कि यह खबर युनशु तक पहुंच गई होगी। उसने अपनी सारी उम्मीदें जूंग जियुए पर नहीं लगाई थी, इसलिए वह बहुत निराश नहीं हुई। अंकल किन ने फोन करके पूछा कि वह उनके घर कब आएगी। वह उसे लेने के लिए वहां से गाड़ी चलाकर आएंगे। मैं अभी नहीं जा सकती, शायद किसी और समय। युनशु हाल ही में उस पर बहुत सख्ती से नजर रख रहा था, जिससे उसका अकेले बाहर जाना असंभव हो गया था। शिक्षिका जियांग काम में व्यस्त थी और उनके पास उनके साथ जाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आंटी डाय अब कैसी हैं? वह शांत हो गई है, लेकिन वापस आने की जिद कर रही है। कह रही है कि उसे तुम दोनों की चिंता है। उसने अभी अभी दवा ली है और सो गई है। अगर आंटी डाई जाग जाएं, तो कृपया मेरे लिए उन्हें एक संदेश दे देना। यूनिया का स्वर उदासीन और ठंडा था, जैसे सर्दियों में सूरज ठंडी बर्फ डाल रहा हो।
म्याओ म्याओ और मैं ठीक रहेंगे, उसे अपना अच्छा ख्याल रखने के लिए कहो। अध्याय 56:053 कौन किससे अधिक निर्दयी है। शुक्रवार की सुबह नाश्ते की मेज पर युनशु ने अपना भोजन सुरुचिपूर्ण ढंग से समाप्त किया, अपना मुंह पोंछा और फिर यूनिया की ओर देखा। किंगमिंग उत्सव निकट आ रहा है। पुराने घर में पारिवारिक पुश्तैनी रस्में शुरू होने वाली हैं। दादी माँ के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें कहीं जाने से रोकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर से अपने पिताजी के साथ हमारे गृहनगर वापस जाओ। हमारे पूर्वजों की कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करो, सिर झुकाओ, हमारे पूर्वजों से क्षमा याचना करो और उन्हें ये भी दिखाने का अवसर लो कि यून परिवार ने कैसे 2 असाधारण बच्चों का पालन पोषण किया है। यूनिया की नजरें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसने भावशून्यता से अपना सिर नीचे कर लिया। वह अब और नहीं रोक सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? क्या बहाना बना लिया है उसने? क्या उसे शर्म नहीं आती? जब 2 बच्चे अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए अपने गृहनगर वापस जाएंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पूर्वज भी इतने नाराज हो जाएंगे कि अपने ताबूत से कूद पड़ेंगे। लेकिन मैं और मियाओ मियाओ, चिंता मत करो, मैं यूनशा को तुम दोनों के साथ वापस भेज दूंगा। युनशु ने यूनिया की बात को सीधे ही काट दिया। यूनिया ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुका लिया। मैं दादी की बात मानूंगी। युनशु ने सहनशीलता से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा आज्ञाकारी बच्चा है। यूनिया की झुकी हुई आंखों में व्यंग्य की एक झलक उभरी। यदि वह आज्ञाकारी होती तो वह सामान्य जीवन जीने की उम्मीद नहीं करती। लेकिन वह वास्तव में क्या करना चाहती है? वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है, आपको आज सुबह ही निकल जाना चाहिए। यूनिया के पास अंकल किन को एक टेक्स्ट संदेश भेजने का ही समय था कि युनशा आ गई और उसने जल्दी से अपना फोन यून म्याओ की टोपी के अंदर छिपा दिया। उन दोनों के लिए अच्छी तरह से सामान पैक करने के बाद युनशा ने यूनिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मिस यूनिया, क्या हम चलें? मुझे नहीं पता दादी का पुराना घर कहाँ है। मैं पहली बार वहां जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि क्या वहां ठंड होगी। यूनिया ने सहजता से पूछा। युवा लड़की की बुद्धिमत्ता को कमतर आंकते हुए युनशा ने हंसते हुए कहा, उस महिला का पुराना घर ऐसी जगह है जहां बूंद बूंद भी बर्फ में बदल जाती है। सब कुछ चांदी से ढका हुआ है। मिस यूनिया, जिसने कभी भारी बर्फ नहीं देखी उसे जरूर इस जगह से प्यार हो जाएगा। सचमुच मुझे बर्फ बहुत पसंद है और आखिरकार मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, युवा लड़की ने भोलेपन और मधुरता से कहा। युनशा ने दया भरी नजरों से यूनिया को देखा। इतनी अच्छी लड़की, कितनी शर्म की बात है। अलविदा दादी माँ। उतरती हुई कार की खिड़की से यूनिया ने मीठी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। युनशु का चेहरा स्नेहपूर्ण और सौम्य था जब उसने जवाब दिया, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। सूर्य की रोशनी में उसकी आंखें लगभग पारदर्शी, उदासीन और बर्फीली हो गईं। बेशक, इसका मतलब था तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। जैसे ही कार स्टार्ट हुई और चली गई, युनशु उदासीनता से मुड़ी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे मूड में है। वही मोड़, वही आकृति, ये दृश्य उसके पिछले जीवन के दृश्य से बहुत मिलता जुलता था। यूनिया ने युन म्याओ का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। युनशा की चौकस निगाहों के सामने उसने जरा भी कमी नहीं दिखाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह प्रस्थान ऐसा होगा जिसमें वापस आने की कोई संभावना नहीं होगी। यदि युनशु ने थोड़ी अधिक क्रूरता से काम लिया तो वह और म्याओ म्याओ चुपचाप इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही उसकी कार्यप्रणाली थी। रक्त संबंधों और नैतिकता और अच्छाई की ये सारी बातें। वह एक पागल औरत के अलावा कुछ नहीं है। उसकी रगों में न केवल म्यूकिंगसी का खून था बल्कि उसका अपना खून भी था, और कई बार वह युनशु की तरह थी, उसी जुनून और पागलपन को विरासत में पाकर। तो आइए देखें कौन अधिक निर्दयी हो सकता है। जैसे ही कार हाईवे पर मुड़ी, यूनिया ने सड़क के संकेतों पर ध्यान दिया और चुपचाप रास्ता याद कर लिया। फिर जब युनशा नहीं देख रही थी तो उसने चुपचाप टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। यूनिया के साथ युन म्याओ हमेशा बहुत शांत रहती थी और उसे उस पर टिके हुए सो जाने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। युन म्याओ का शांत सोता हुआ चेहरा देखकर यूनिया को शक्ति का अनुभव होता था। 2 घंटे बाद कार एक सर्विस स्टेशन पर रुकी। यूनिया ने युन म्याओ को जगाया और अपने अभी भी बेहोश भाई के साथ कार से बाहर निकली। क्या मिस यूनिया को शौचालय जाने की जरूरत है? युनशा, जो उनके पीछे नीचे आई थी, ने पूछा। यूनिया ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। युन म्याओ एक लड़का होने के नाते स्पष्ट रूप से महिलाओं के शौचालय में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए युनशा ने ड्राइवर से युन म्याओ को पुरुषों के शौचालय में ले जाने के लिए कहा, जबकि वह यूनिया के पीछे महिलाओं के शौचालय में चली गई। महिलाओं के शौचालयों में अलग अलग स्टॉल थे जो विभाजनों से अलग थे। यूनिया ने दरवाजा बंद कर दिया जिससे युनशा की नजर उस पर नहीं पड़ी। दादी युनशा, मुझे शौच जाना है, क्या आपके पास कोई कागज है? यूनिया की बच्चों जैसी आवाज अचानक अंदर से आई। युनशा ने अपनी जेबें चेक की लेकिन वह कुछ भी नहीं लाई थी। मिस यूनिया, आप यहीं मेरा इंतजार करें, मैं कुछ कागज लेने जाती हूँ। कृपया कहीं मत जाए, उसने कहा। दूर से आते कदमों की आवाज सुनकर यूनिया खड़ी हो गई। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जल्दी से आसपास का नजारा देखा। दोपहर के करीब सर्विस स्टेशन पर भीड़ नहीं थी और शौचालय पूरी तरह से खाली था, इतना सन्नाटा कि आप अपनी प्रतिध्वनि सुन सकते थे। यूनिया ने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे स्टॉल में कोई और तो नहीं है। फिर उसने जो गाड़ियां देखी उनमें से किसी के आने की संभावना का आकलन किया और आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित किया कि कोई समस्या तो नहीं है। उसने अपने हाथों को अंदर और बाहर से हैंड सैनिटाइजर से धोया और वॉश स्टैंड के पास रखा सीधा डस्टबिन उठा लिया। ये सफाई कर्मचारियों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का डस्टबिन था जो धातु से बना था और इसमें लंबे हैंडल थे ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों की सुविधा के लिए उन्हें झुककर कूड़ा झाड़ना न पड़े। ये काम का तो था, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसके धातु के किनारे घिसकर ढीले हो जाते थे जिससे इसके नुकीले किनारे दिखने लगते थे। यूनिया ने उसे पकड़ लिया और उसका संतुलन जांचा। नीचे से पकड़कर हैंडल को सामने की ओर हवा में निशाना बनाया और फिर उसे जोर से झटका दिया।
धीरे धीरे कदमों की आहट आती रही और यूनिया चुपचाप अपने मन में सेकंड गिनती रही। उसी क्षण एक आकृति प्रकट हुई। यूनिया बिना किसी आवाज के दरवाजे के पीछे से बाहर निकली और उसने डिस्कपेन का हैंडल उस व्यक्ति के सिर पर जोर से मारा। अध्याय 57 054 उत्तरजीविता नियम। यूनिया छोटी कद की होने के कारण तथा कमजोर होने के कारण अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी अधिक बल नहीं लगा सकी, लेकिन लोहे का हैंडल ठोस था और यह आश्चर्य की बात थी कि नाजुक खोपड़ी से टकराने पर उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। दर्द और अविश्वास में युनशा ने अपना सिर घुमा लिया। छोटी लड़की ने दोनों हाथों से डिस्कपेन पकड़ रखा था। उसकी चमकदार काली आंखें भारी दृष्टि से देख रही थीं, बादलों और धुंध में लिपटी हुई, काली और दमनकारी। उसका छोटा सा शरीर एकदम सीधा खड़ा था, मानो कोई कठिनाई उसे कुचल नहीं सकती। उसकी अभिव्यक्ति जिद्दी लेकिन स्थायी थी। हालांकि उसकी कांपती हुई उंगलियां उस समय उसके दिल की नाजुकता को उजागर कर रही थीं। तुम युनशा ने उसकी ओर इशारा किया और तुरंत उसके माथे से खून बहने लगा, जो एक भयावह निशान के रूप में उसके चेहरे से नीचे की ओर बहने लगा। यूनिया की आंखें उस पर टिकी थीं। वह एक भयंकर तेंदुए की तरह झपटने के लिए तैयार थी, किसी को भी फाड़ डालने के लिए तैयार जो उसे निर्दयता से अपने तीखे नुकीले दांतों से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता। अब जाकर युनशा को एहसास हुआ कि उसने इस युवती को कमा का था। मालकिन सही थी, वह एक ऐसी भेड़िया थी जिसे कभी वश में नहीं किया जा सकता, कब काट ले इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। युनशा ने कभी इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलतफहमी की कीमत चुकानी पड़ रही थी। उस क्षण युनशा के मन में कई विचार कौंधे। जाने से पहले वह मालकिन की कही बातों को लेकर झिझक रही थी, लेकिन अब अपने सिर में तीव्र दर्द को सहन करते हुए उसने अचानक यूनिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ये निर्णय लेते हुए कि यह बच्चा अब और नहीं रह सकता। यूनिया उसकी आंखों में छिपे जानलेवा इरादे को कैसे न देख पाती। उसने खुद को अंदर ही अंदर संभाला, किसी भी तरह का डर जाहिर न होने देते हुए फुर्ती से मुड़ी, जिससे युनशा चुक गया और लगभग सिर के बल दीवार से टकरा गया। खुद को संभालते हुए युनशा ने यूनिया को ठंडी निगाहों से घूरा। मिस यूनिया, आपने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। अगर आप अब जाने देंगी तो मैं इसे बचकाना गुस्सा समझूंगी और हम इस मामले को खत्म कर देंगे। वरना क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए जान दे दोगे? यूनिया के बच्चे जैसे चेहरे वाले नाजुक चेहरे से अचानक एक अजीब सा आकर्षण फैल गया। उसकी काली आंखें ठंडी और मजाकिया चमक के साथ घूम गईं, जिससे युनशा को जोरदार झटका लगा। मिस यूनिया, वह चाहे कुछ भी हो, ये बच्ची नहीं बच सकती थी। दृढ़ निश्चय के साथ युनशा ने यूनिया की ओर कदम बढ़ाए। साल भर शारीरिक श्रम करने वाली उसकी भुजाएं मांसल और मजबूत थी। उसकी ऊंचाई ऊंची थी, जो उसे यूनिया पर एक विशाल पर्वत की तरह प्रबलता प्रदान करती थी, जो तीव्र भय के साथ दबाव बना रहा था। अचानक यूनिया के छोटे से चेहरे पर डर के भाव उभर आए, जिसे युनशा ने देखा तो अनायास ही हंस पड़ी। आखिरकार वो बच्ची ही तो थी और युनशा आज उसे उसकी करनी का अंजाम बता देगी। मिस यूनिया, ये सब आपने खुद ही अपने ऊपर लादा है। जब आप नर्क में जाएं तो मुझे दोष मत देना। अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो जीलानी के गर्भ से जन्म लेने के लिए खुद को दोष दो। यूनिया को घेर लिया गया था और उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही युनशा करीब आए, उसने अगले ही पल यूनिया की गर्दन पर हाथ रख दिया। गर्दन इतनी पतली थी कि उसे बस एक हल्की पकड़ की जरूरत थी, जिससे वह लड़की की जान वहीं पर ले सकती थी। हालांकि मालकिन के मन में उसके प्रति कई पूर्वाग्रह थे, लेकिन यह निर्विवाद था कि वह एक असाधारण लड़की थी। युनशा को लगभग अंदाजा था कि जब जी यूनिया बड़ी होगी तो उसकी जिंदगी कितनी रोमांचक होगी। लड़की की आंखें बहुत सुंदर थीं, बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि मालकिन उसे इतना नापसंद करती थी और उसे दूर भेजने के लिए उत्सुक थी। हालांकि इस समय उसकी आंखों में डर और दबी हुई भेद्यता के कारण युनशा हिचकिचा रही थी और उसकी पकड़ अनजाने में ढीली पड़ रही थी। ध्यान भटकने के इस क्षण में यूनिया का लटका हुआ हाथ अचानक ऊपर उठा। उसके हाथ में पोछा का कोना एक तेज चमक दिखा रहा था और उसने उसे तेजी से युनशा की छाती की ओर बढ़ाया। जब तक युनशा ने प्रतिक्रिया की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल तेज धार उसकी छाती में घुस गई और उसका रंग पीला पड़ गया और वह यूनिया को खतरनाक तरीके से घूरने लगी। तुम मौत की तलाश में हो? उसने अचानक यूनिया का गला पकड़ लिया। यूनिया बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत कोमल थी फिर भी नर्क से आई शैतान जैसी थी। उसकी आंखें गहरी तीव्र काली थी, जैसे नर्क की अंतहीन खाई में संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति की आत्मा में असीम अंधकार व्याप्त हो। युनशा के हाथ की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। वह अपनी छाती पकड़े हुए पीछे हट गई। यूनिया बर्फीली टाइलों से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। दर्द की परवाह किए बिना अपने पंजों से युनशा की ओर बढ़ती रही। युनशा ने मुंह में खून थूक दिया और सामने खड़ी लड़की को अविश्वास से घूरने लगी। उसका चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक और गोरा था। उसके बाल समुद्री शैवाल की तरह घने और शानदार थे। उसने गुलाबी रंग की फूली हुई पोशाक पहन रखी थी और जैसे जैसे वह पास आती गई उसके कदम सुंदर होते गए। उसकी आंखें झरने के पानी पर बिखरी हुई धूप की तरह झिलमिला रही थी, बर्फीली और चमकदार। फिर भी उसके होठों पर दुनिया की सबसे कोमल मुस्कान थी। वह किसी परीक्षा की राजकुमारी की तरह थी, अत्यंत सुंदर और अत्यंत महान। फिर भी युनशा के लिए वह नरक से आए एक राक्षस के रूप में प्रकट हुई। वह उस क्षण को कभी नहीं भूल पाएगी जब लड़की की आंखों में मारने की तीव्र इच्छा चमक रही थी। वह इतनी दृढ़ और पागल थी कि पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। दादी युनशा, इस दुनिया में जीवित रहने का नियम है कि या तो मारो या मारे जाओ, इसलिए अगर आपको किसी को दोष देना है तो इस तथ्य पर दोष दे कि आप दादी के व्यक्ति हैं, है ना? वास्तव में मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे रास्ते में थे। उसकी आवाज कोमल थी, मानो कराह रही हो। फिर भी उसने पूरी ताकत से पोछे के हैंडल को आगे बढ़ाया। अगले ही पल युनशा जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। वह अपने सामने पड़ी लड़की को देख रही थी। जैसे ही यूनिया ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसने धीरे से कहा, यदि तुम नर्क में जाओ तो युनशु से बदला लेना याद रखना, उसी ने तुम्हें मारा है।
युनशा को बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसने देखा कि उसकी पुतलियां धीरे धीरे फैल रही थीं। उसने अचानक अपनी आखिरी ताकत लगाकर यूनिया की कलाई को कसकर पकड़ लिया। जोर इतना ज्यादा था कि मानो यूनिया की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। तुम्हें मौत में भी शांति नहीं मिलेगी, शैतान, वह फुसफुसाए। यूनिया ने बिना भौहें सिकोड़े उसने स्नेह से युनशा को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मृत्यु में शांति नहीं मिलती, लेकिन क्या करें, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, तुम्हें पता है। फिर वह उसके कान के पास झुकी और धीरे से बुदबुदाई, क्योंकि मैं नरक से रेंग कर आई शैतान हूँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। युनशा ने हताश होकर उसकी ओर देखा, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें इसका बदला मिलेगा, यूनिया ने हंसते हुए कहा। बेशक, मैं एक बलि का बकरा ढूंढ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि पुलिस यह मान लेगी कि 5 साल का बच्चा हत्या करने में सक्षम है? लेकिन युनशा चाहे कितनी भी हैरान और अनिच्छुक क्यों न हो, वह आने वाली उनींदापन और अंधेरे के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। मृत्यु से पहले अपने अंतिम क्षणों में वह अचानक उस महिला के लिए चिंतित हो गई। जी यूनिया, कितनी भयानक इंसान है। लेडी, क्या तुम सचमुच उससे मुकाबला कर सकती हो? युनशा को अब आंखें बंद किए हुए देखकर यूनिया ने खुद से कहा, मनुष्यों को वास्तव में नर्म दिल नहीं होना चाहिए। अध्याय 58:055 उसका याया। दृश्य तैयार होने के बाद बाहर से कदमों की आहट गूंज उठी। यूनिया ने अब दिवंगत युनशा पर एक आखिरी नजर डाली। उसकी गहरी काली आंखों में दया की एक झलक छिपी हुई थी, जो एक जबरदस्त और निर्दयी ठंडक में डूब गई, मानो आसमान में कड़ाके की सर्दी का बर्फीला तूफान छा रहा हो। शौचालय के प्रवेश द्वार पर एक दीवार थी जो उसे बाएं और दाएं 2 निकास द्वारों में बांट रही थी। जैसे ही यूनिया बाएं दरवाजे से बाहर निकली, ड्राइवर, जो बिना किसी कारण के इंतजार कर रहा था, दाएं दरवाजे से बाहर निकला। बड़ी बहन यून, अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने पुकारा। एक लंबी खामोशी के बाद, जिसकी प्रतिध्वनि लगभग सुनाई दे रही थी, ड्राइवर का दिल अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के जोर से धड़कने लगा। एक अशुभ पूर्वाभास उस पर छा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बड़ी बहन यून, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये कहते ही वह अंदर चला गया। यूनिया के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि यून मियाओ शौचालय के दरवाजे पर खड़ी है। यून मियाओ यूनिया को तिरछी धूप में खड़ी देखकर उस खूबसूरत रोशनी में नहाई हुई किसी नन्ही परी की तरह गर्म और पवित्र लग रही थी। देखकर धीरे से मुस्कुराए। अचानक अपनी नाक की नोक पर चुभन महसूस करते हुए यूनिया लगभग दौड़कर यून मियाओ को कसकर गले लगा लिया। उसने अभी तक अपनी भावनाओं को अपने तर्क पर हावी नहीं होने दिया था, अब भावुकता का समय नहीं था। उसने यून मियाओ का हाथ पकड़ा और जल्दी से वहां से चली गई। भीड़ को चकमा देते हुए यूनिया सर्विस स्टेशन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। स्टेशन एक सुनसान जंगल में बना था और उसके आगे दूर दूर तक फैले खेत थे। अप्रैल का महीना था, नई जिंदगी की खुशबू से महक रहा था। हरे गेहूं की लहरें कमल के पत्तों की तरह आसमान से मिल रही थीं, क्षितिज अंतहीन रूप से खुल रहा था। ताजी मिट्टी और गेहूं की खुशबू हवा में घुली हुई थी। यूनिया यून मियाओ का हाथ पकड़े हुए खेतों के बीच संकरी पगडंडियों की भूलभुलैया में चल रही थी। उनकी आकृतियां गेहूं के कारण लगभग छिप गई थीं। यूनिया ने अपना सेल फोन निकाला तो पाया कि उसमें सिग्नल नहीं था। अपने होठों को एक साथ दबाते हुए उसने यून मियाओ की ओर देखा। मियाओ मियाओ, क्या तुम डर गई हो? द अल्टीमेट ब्रिजर्टन हीटवेव, वॉच दीज स्कॉचिंग मोमेंट्स, ब्रेनबेरीज, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यून मियाओ ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया और यूनिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। यूनिया ज्यादा दूर नहीं गई थी, वह और यून मियाओ गेहूं के खेत में छिप गए थे। युनशु उन्हें ढूंढ नहीं सकता था, कम से कम अभी तो नहीं, वरना आज उसने जो कुछ भी किया था सब बेकार हो जाता। युनशु के पास उसे और म्याओ म्याओ को चुपचाप गायब करने के 1000 तरीके थे। म्याओ म्याओ कमजोर थी और ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, अभी तो वे बस अंकल किन के आने का इंतजार कर सकते थे। आसमान धीरे धीरे काला होता गया और धुंधलके की एक किरण गेहूं की लहरों के बीच से उन पर चमक उठी। यूनिया ने यून म्याओ का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल अभी भी बेकाबू होकर कांप रहा था, फिर भी उसकी रगों में खून उबल रहा था। उसने सोचा कि वह पागल हो गई होगी। अपने पिछले और वर्तमान जीवन में ये पहली बार था जब उसने किसी की हत्या की थी। किसी अपराध बोध की बजाय वह खुद को बेवजह उत्साहित महसूस कर रही थी। किसी की जान लेना, उनकी स्तब्ध घृणा भरी निगाहों को देखना, ये कामना करना कि काश उसे बिना किसी निशान के दफना दिया जाता, फिर भी वह बस बेबस होकर मौत के आने का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उसके लिए नाच रही हो, गा रही हो, जयकार कर रही हो और तालियां बजा रही हो। वो गलत नहीं थी, उसने ये सब अपने भले के लिए किया था। जीना कितना कष्टदायक था, मौत एक राहत थी। इसके अलावा ये दूसरी महिला थी जिसने पहला कदम उठाया, वह केवल अपना बचाव कर रही थी, वह गलत नहीं थी। वह गलत नहीं थी। उसने खुद को इस तरह तसल्ली दी, लेकिन गले तक उठती मतली की लहरों को दबा नहीं पाए। वह मौत की तरह पीली पड़ गई। अचानक यून मियाओ के हाथ से छूट गई, पलटी और जमीन पर उल्टी कर दी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हे हा, वह अचानक हंस पड़ी। बाल बिखरे हुए थे, धीरे धीरे काले होते आसमान में उसकी आकृति भयावह और डरावनी लग रही थी। मैं इस तरह का व्यक्ति क्यों बन गया हूँ? उसने अपने खुले हाथों को देखा जो बहुत ही गोरे और मुलायम थे, कला के उत्कृष्ट नमूने की तरह। फिर भी उसे गंदा महसूस हुआ, जैसे कि जू और चींटियां उसके ऊपर रेंग रही हो, उसकी त्वचा को काट रही हो और कुतर रही हो, दर्दनाक खुजली हो रही हो, वे कीड़े उसके मांस को तोड़ रहे हो, उसकी नसों में प्रवेश कर रहे हो, उसकी त्वचा की रेखाओं के साथ उसके अंगों पर यात्रा कर रहे हो। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी, आगे पीछे लुढ़कने लगी, अपने शरीर को पकड़ लिया। उसके गले से कर्कश और असहाय चीख निकल रही थी, जो किसी जंगली जानवर की हताश चीख जैसी लग रही थी। खाली खेत, धुंधला आकाश, रक्तरंजित सूर्यास्त की तरह दुखद रूप से सुंदर, सभी ने इस दुनिया के बारे में उसके निराशाजनक विचारों को जन्म दिया। उसका शरीर डूबने लगा। वह हमेशा के लिए सो जाना चाहती थी, जहां उसे फिर कभी न तो पीड़ा होगी और न ही दर्द।
पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। युन मियाओ ने यूनिया को एकटक देखा जो अचानक पागल सी हो गई थी। जुड़वां बच्चों के बीच के मानसिक संबंध ने उसे उसके दिल के अंदर के डर और लाचारी को महसूस करने का मौका दिया, मानो वह कोई खोई हुई छोटी सी जानवर हो जो घर का रास्ता न ढूंढ पा रही हो, इतनी घबराए और झिझक रही हो। वह अचानक उसे थामने के लिए नीचे झुका, उसका मुंह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ एक शब्द वाली दबी हुई गुरगुराहट में ओह ही निकाल पाया। गले में आई रुकावट को दूर करने के लिए बेताब उसका चेहरा तत्परता से लाल हो गया, आंसू बड़ी बड़ी बूंदें टपका रहे थे। हालांकि उसकी जन्मजात विकलांगता का मतलब था कि वह उस रुकावट को कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसके शरीर पर गर्माहट छा गई, मानो झरने का पानी उसे घेर रहा हो, उसके शरीर का हर रोम रोम खुल गया। मियाओ मियाओ, मेरे मियाओ मियाओ। वह उससे कसकर लिपट गई, मानो डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी तिनका पकड़ रहा हो, और उसने निश्चय कर लिया हो कि वह मृत्यु में भी उसे नहीं छोड़ेगा। उसकी खुशबू धूप की तरह, हरी घास की खुशबू की तरह, विशाल घास के मैदानों पर बहती सबसे उन्मुक्त और गर्म हवा की याद दिला रही थी, जो धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी और बेचैनी को शांत कर रही थी। वह शांत हो गई, उसकी बाहों में सिमट गई, फिर भी उसके हाथ अभी भी उसकी कमीज के सामने के हिस्से को जोर से पकड़े हुए थे। युन मियाओ ने धीरे से और बार बार उसके कंधे पर थपथपाया, जिससे उसके सारे डर और झिझक दूर हो गए और उसे गर्मजोशी और ताकत मिली। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे, किसी ने नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों से निकलती गर्माहट में पूरी दुनिया को गर्म करने का साहस था। उन्होंने कहा, याया, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस क्षण से वे निषेचित अंडाणु बने, भाग्य ने उन्हें एक दूसरे से कसकर जोड़ दिया, साथ साथ विकसित हुए, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ जन्मे, जीवन के उतार चढ़ाव साथ साथ देखे। कोई भी उसे उससे ज्यादा नहीं समझ पाया और कोई भी उसे उससे ज्यादा नहीं समझ पाया। एक दूसरे के लिए वे लंबे समय से एक थे, जैसे मछलियां पानी नहीं छोड़ सकती, जैसे पंछी आकाश नहीं छोड़ सकते। अगर एक खो जाए तो दूसरा तुरंत मुरझाकर मर जाएगा। उसकी आया, उसकी मियाओ मियाओ। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि मौत भी तुम्हारे प्रति मेरे प्यार के बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकती। और यह प्रेम पहले ही जीवन की सीमाओं को पार कर चुका था, रिश्तेदारी और रोमांस के बंधनों को पार कर चुका था, इस जीवन में बिना किसी अफसोस के। आसमान एकदम काला हो गया और चारों ओर ऐसी शांति छा गई कि केवल कीड़ों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, हर चहचहाहट कानों में स्पष्ट रूप से आ रही थी। दोनों नन्हे बच्चों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, यद्यपि रात में हवा बहुत ठंडी थी, फिर भी उनके दिल गर्मी से भरे हुए थे। जब यूनिया स्तब्ध थी तो किसी ने उसे उठा लिया, वह उस व्यक्ति की ताजी खुशबू को सूंघ सकती थी और छाती को महसूस कर सकती थी जो पतली लेकिन दृढ़ थी। उसके सिर के ऊपर से एक धीमी आह निकली, फिर उसे ढकने के लिए एक कोट उतार दिया गया। व्यक्ति ने यून मियाओ पर उसकी पकड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। यून मियाओ ठीक हो जाएगी, जाने दो। उस परिचित और कोमल आवाज में, जिसमें दया का एक छिपा हुआ स्पर्श था, अंततः उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। अध्याय 59:056 कार्यक्रम का प्रसारण शुरू। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय युनशु के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। पुलिस के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अचानक कामुक आवेग में आकर ड्राइवर ने विश्राम स्थल पर स्थित महिला शौचालय में युनशा का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन यह एक चोर को पकड़ो चिल्लाने जैसा मामला था। पुलिस को युनशा के शरीर और निगरानी फुटेज से कई सबूत मिले, जिससे साबित हुआ कि उस दौरान महिला शौचालय में घुसने वाला वही अकेला आदमी था। अपराध के समय के आधार पर ड्राइवर ही मुख्य संदिग्ध था। ड्राइवर की गिरफ्तारी की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन भारी सबूतों के सामने उसके बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बलात्कार और हत्या, युनशु को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यूनिया और युन मियाओ दुर्घटना में गायब हो गए थे। हालांकि उसने पुलिस को दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना दी थी, लेकिन इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस को यह यकीन दिलाना कि 5 साल का बच्चा हत्या कर सकता है, किसी सुअर के पेड़ पर चढ़ने से भी कम विश्वसनीय था, ये तर्क के परे था। युनशु को अंदाजा हो गया था कि इस घटना का यूनिया से गहरा संबंध है। उसने एक बार फिर अपनी कुशाग्र पोती को कमाका था और इसकी कीमत उसे युनशा की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। 5 साल की बच्ची के पास ऐसी साजिशें और हथकंडे होना बहुत ही भयानक था। अगर उसे बड़ा होने दिया जाए तो क्या वह एक दिन युनशु के खिलाफ हाथ उठा सकती है। इस घटना ने युनशु के यूनिया को खत्म करने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। जहां तक पुलिस की बात है, उन्हें बताया गया कि दोनों बच्चे मिल गए हैं। जब माता पिता ने यह बताया तो पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि मामला बंद करने के लिए उन्हें अभी भी युनशु को परेशान करना पड़ सकता है। घर लौटकर युनशु ने अंकल फैंग को आदेश दिया कि वे लोगों को यूनिया और युन मियाओ को ढूंढने ले जाएं। उन्हें जीवित या मृत लोगों को वापस लाना था, अगर वे न मिले तो लौटने की कोई जरूरत नहीं थी। यूनिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत ही उसकी नजर 2 कोमल आंखों पर पड़ी। जाग रहे हो? व्यक्ति ने धीरे से पूछा। यूनिया थोड़ा हिली और उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बाहों में सिमट गई है। उसने अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ी और उसकी तरफ देखा। भाई डू, क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो? किन डू ने उसे सीट पर बिठाया। यूनिया ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी गाड़ी के अंदर है। ऐसा लग रहा था कि किन डू ने उसे ढूंढ लिया है। कुछ याद आते ही उसने भौहें चढ़ाई। मियाओ मियाओ का क्या हुआ? वह कहाँ है? किंडू ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। वह गहरी नींद में सो रहा होगा, वह अवश्य ही थक गया होगा। पीछे की ओर फैली हुई सीट पर युन मियाओ गहरी नींद में सो रही थी। यूनिया ने राहत की सांस ली, फिर सीधे बैठ गई और किंडू की ओर मुड़ी। भाई आडू, आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? किंडू मुस्कुराया। उसके खूबसूरत युवा चेहरे पर एक आकर्षक अनुग्रह फैल गया। पिताजी एक मीटिंग में थे, मैं उनका फोन पकड़े हुए था और तुम्हारा संदेश देखा। मैंने उन्हें एक संदेश छोड़ा और लोगों को यहाँ लाया। जब हमने तुम्हें पाया तो तुम और मियाओ मियाओ लगभग जम गए थे।
कार का हीटर चालू था जिससे उन्हें गर्मी मिल रही थी, लेकिन यूनिया के हाथ और पैर अभी भी ठंडे थे। वह मंद मंद मुस्कुराए और अपनी सीट पर वापस जुटे हुए बोली, धन्यवाद भाई आडू। अन्यथा म्याओ म्याओ और मैं आज रात जंगल में जमकर मर जाते और हमारे शरीर को कोई ढूंढ भी नहीं पाता। उसकी शांत आवाज में एक छिपी हुई उदासी थी और रात की रोशनी में उसका छोटा सा चेहरा एक अमिट शीतलता लिए हुए था। किंडू का दिल अचानक जोर से दुखने लगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? यूनिया की निगाहें कार की खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते परिदृश्य पर चली गईं। उसकी आंखों में एक ठंडी और उदास रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी जिसे किंडू समझ नहीं सका। मुझे कुछ दिनों के लिए अंकल किन के पास शरण लेनी पड़ सकती है। यूनिया 2 दिनों से लापता थी। युनशू ने उनका कोई सुराग न पाकर लगभग पूरे इलाके को उलट पुलट कर दिया था। तुम पहले दिन छिप सकते हो लेकिन 15वें दिन नहीं। अगर तुम स्वर्ग और पृथ्वी के किनारे भी छिप गए तो भी मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और युनशा का बदला लूंगा। शनिवार रात 8 बजे विविधतापूर्ण शो पेरेंट चाइल्ड बैटल का प्रसारण निर्धारित समय पर किया गया। शो के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। रेटिंग पर नजर रखने वाले कर्मचारी तो इस स्थिर ट्रेंड को देखकर लगभग ऊँघने लगे थे, देखना ही क्यों। निर्देशक युआन का टीवी स्टेशन से बाहर होना तय लग रहा था। उनके पास वापसी के लिए पूंजी भी नहीं थी। लेकिन तभी प्रसारण के बीच में रेटिंग लगभग ज्यामितीय रूप से बढ़ गई। नींद से व्याकुल कर्मचारियों ने अविश्वास में अपनी नींद भरी आंखें मली, ये सोचकर कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। हे भगवान, वह स्पाइक बहुत भयानक है। लगता है डायरेक्टर युआन वापसी कर रहे हैं। उस रात पेरेंट चाइल्ड बैटल ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण, हास्यपूर्ण कोमल विषय वस्तु, अत्यधिक मनोरंजक विषयों, हृदयस्पर्शी पिता पुत्र की बातचीत और अपने समृद्ध शैक्षिकी मूल्य के कारण बड़ी सफलता प्राप्त की। और शो की सफलता के साथ साथ जी यूनिया नाम की एक 5 वर्षीय लड़की भी सनसनी बन गई। युआन पेंग की योजना माई जिहुई और मिंग हान के प्रशंसकों का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और फिर शो की गुणवत्ता को अपनी पहचान बनाने की थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। उस समय वीबो इतना लोकप्रिय नहीं था और कई मशहूर हस्तियों के पास अकाउंट नहीं थे। मिंग हान को गेमिंग का बहुत शौक था और उनके अकाउंट पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो उस जमाने में एक भयावह संख्या थी। मिंग हान ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर वेबो पर एक संदेश पोस्ट किया। पहली बार पिता बना हूं बिना किसी अनुभव के। मेरी बेटी और बेटा मुझे नापसंद करते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, इसे कैसे ठीक करूं, सांत्वना ढूंढ रहा हूं, दयनीय दयनीय दयनीय। जैसे ही पोस्ट प्रकाशित हुई, प्रशंसक लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ यही प्रशंसक समूह ही एक शक्तिशाली दर्शक वर्ग था और शो के प्रीमियम में इनकी उपस्थिति से कोई कमी नहीं थी। यूनिया और मिंग हान की जोड़ी एक खूबसूरत आदमी और एक प्यारी सी बच्ची महिला दर्शकों के लिए एक अनूठा आकर्षण थी। ये जोड़ी मिंग हान में एक प्रेमी की चाहत और यूनिया में एक बेटी होने की उनकी कल्पनाओं से बिल्कुल मेल खाती थी। बहरहाल यूनिया अपने मनमोहक रूप और बुद्धिमान शालीन व्यवहार के कारण तुरंत लोकप्रिय हो गई। इस छोटी बच्ची के बारे में जानकारी इंटरनेट पर हर जगह खोजी गई। उसके विकास के साथ साथ प्यारे और बुद्धिमान छोटे लड़के युनम्याओ ने भी लोकप्रियता हासिल की। जुड़वां, वे बहुत आकर्षक लग रहे थे। उस जमाने में इंटरनेट इतना व्यापक नहीं था। जब युनशू को नौकरानियों के रिमाइंडर से देर से इसके बारे में पता चला तो गुस्से में उसने अपना फोन गिरा दिया। उसकी नाक के नीचे वह इतनी सारी परेशानियां पैदा करने में कितना सक्षम है। जी यूनिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरह बच सकती हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी सोच वास्तव में कितनी भोली है। अध्याय 60:057 जनमत तूफान। इस शो की रेटिंग में जबरदस्त उछाल आया है और अब ऑनलाइन सर्च वॉल्यूम और विषय की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के लिए मेरा शुरुआती चुनाव सही था। विदेश में एक 5 सितारा होटल के एक कमरे में मिंग हान सो रहा था, तभी उसका एजेंट उत्तेजित होकर अंदर आया। मिंग हान पलटा और अपने सिर को कंबल से ढक लिया। अभी तो बहुत सुबह है, क्या तुम परेशान नहीं कर सकते? मिंग हान जब उठता है तो गुस्सैल स्वभाव का होता है और नींद की कमी उसे बहुत डरा देती है, इसलिए एजेंट धीरे से हंसा और उभरे हुए कंबल पर थपथपाते हुए बोला, ठीक है, तुम बस सोते रहो। लेकिन बात किसकी है? इस बार तुम उस छोटी बच्ची की रोशनी में आराम कर रहे हो, समझ रहे हो? इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है तुम्हारी घटिया बेटी और बेटा। इंटरनेट पर उन दोनों की चर्चाओं से भरा पड़ा है और उनके घटिया पिता होने के नाते तुम भी कुछ चमक पा रहे हो। एजेंट ने अपनी ऑर्किड उंगली उठाई और इतनी जोर से हंसा कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मिंग हान अचानक सीधा होकर बैठ गया। उसके बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे, उसकी आंखें धुंधली थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका पजामा नीचे खिसक कर कंधे का खिंचाव दिखा रहा था, एक पापपूर्ण रूप से आकर्षक कामुकता जिसने एजेंट की नाक से लगभग खून निकलने पर मजबूर कर दिया। मिंग हान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, तुम मरे हुए समलैंगिक हो, तुम्हारी आंखें कहाँ भटक रही हैं? एजेंट ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं देखकर मांस का टुकड़ा खो रहा हूँ, इतना घबरा क्यों रहा हूँ? मिंग हान ने घृणा से उसे देखा, फिर अपना फोन उठाकर वीबो पर स्क्रॉल किया। रात भर की उथल पुथल के बाद हर जगह उसकी और जी यूनिया की खबरें थीं। उसके यूंगा और यूम्याओ के बीच की बातचीत वीबो हॉट सर्च में भी सबसे ऊपर आ गई थी। तरह तरह के मीम्स और लोकप्रिय मुहावरे सामने आ रहे थे, जिससे सनसनी फैल गई थी। उसे देखते हुए मिंग हान हंसा। अगर यूनिया सच में उसकी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। उफ, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसे उस छोटी बच्ची की याद आने लगी थी। उसने उसे अपना नंबर दिया था, फिर भी उसने एक कॉल तक नहीं की थी। ये लड़की सच में बेरहम है। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। स्लिम फिट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसने नवीनतम हॉट टॉपिक देखा, सबसे हॉट छोटी लोलिता की पृष्ठभूमि का खुलासा। धन में पैदा हुई, उसकी मां वास्तव में है। मिंग हान ने भौहें चढ़ाई यूनिया की पृष्ठभूमि जानने की उत्सुकता से। हालांकि कार्यक्रम की टीम सीलबंद दरवाजे की तरह चुप थी, जिससे कुछ भी जानने का कोई मौका नहीं मिल रहा था।
तो वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसके अंदर कुलीनता का आभास था। ये सोचकर वह मुस्कुराया और लिंक पर क्लिक कर दिया। पता चला कि वह जी परिवार की छोटी राजकुमारी है और हुआक्सिया में शायद ही कोई जी परिवार से अनजान हो। इसकी संस्थापक जी हुआक्सी घरेलू स्तर पर एक जानी मानी परोपकारी महिला हैं। तो वह असल में जी हुआक्सी की पोती हैं। उनकी मां जिलानी है, जिन्हें जियांगजो की सबसे बड़ी सोशलाइट के रूप में जाना जाता है, और उनके पिताजी परिवार के वर्तमान मुखिया हैं। क्या लड़की है, सच में दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का। लेकिन इससे पहले कि वह 3 सेकंड के लिए भी अचंभित होता, अगला गर्म विषय सामने आ गया। जी यून्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह उजागर। छोटी राजकुमारी सिंड्रेला में बदल जाती है, फीनिक्स के आदमी की बुरी नीयत, भाई बहनों में तकरार। मिंगहान ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाईं। यह जी यून्या के परिवार को मनोरंजन के नजरिए से देखते हुए कहानी यह है कि कैसे एक फीनिक्स पुरुष एक सोशलाइट का दिल जीत कर धनवान बन जाता है, परिवार की दौलत को हड़प लेता है, जी हुआक्सी को मौत के घाट उतार देता है, जिलानी को घर से निकाल देता है, व्यभिचारी जीवन जीता है, यून्या और उसके भाई की उपेक्षा करता है, जबकि प्रेमिकाएं और उनकी जैविक माताएं जी परिवार के घर में रहने के लिए आ जाती हैं। जी परिवार की हर चीज का आनंद लेते हुए वे असली उत्तराधिकारियों युनशेन और कांग जिनसे के साथ दुर्व्यवहार भी करती हैं। तीनों को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि यून्या और युन म्याओ जनता की सहानुभूति का पात्र बन जाती हैं। जियांगजो और पूरे हुआक्सिया में प्रसिद्ध होने के कारण यूशेन के परिवार में विवाह और उसके बाद उनके गुप्त नाम परिवर्तन से बहुत कम लोग अनभिज्ञ होंगे। अब जब ये तथ्य नेटिजन्स द्वारा खोजे गए हैं, तो ये अकाट्य प्रमाण हैं। लोग हमेशा वंचितों के साथ सहानुभूति रखते हैं। यही वजह है कि यूशेन और अन्य लोग नेटिजन्स के हमलों का निशाना बन गए हैं। यून्या की बढ़ती लोकप्रियता, उसकी सनसनीखेज पृष्ठभूमि और दिलचस्प विषयों के साथ ये सिर्फ एक साधारण मनोरंजन का मामला नहीं, बल्कि एक नैतिक मुद्दा बन गया है, जिससे जनता में आक्रोश फैल रहा है। हर जगह युनशेन और कांग जिनसे पर आरोप लग रहे हैं। कम जागरूकता के कारण युनशु का जिक्र कम होता है, लेकिन जब से कांग जिनसे के युनशेन की रखेल होने का खुलासा हुआ है, तब से उनके वीबो पर अपमानों की बाढ़ आ गई है। यहाँ तक कि एक भोज में यून्या के साथ उनके दुर्व्यवहार की खबर भी सर्वशक्तिमान नेटिजन्स ने उजागर कर दी, जिससे कई महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने लगभग उन्हें श्राप दे दिया। 5 साल की बच्ची के खिलाफ ऐसी दुर्भावनापूर्ण रणनीति का इस्तेमाल करना उनके दिलों में निंदनीय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसे पढ़ने के बाद मिंगहान को यून्या का शांत स्वभाव याद आ गया और वह परेशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तो उसकी पृष्ठभूमि कितनी उथल पुथल भरी है। उस छोटे से शरीर में एक मजबूत आत्मा बसती है, जो दुष्ट रिश्तेदारों का डटकर सामना करने के लिए मजबूर है। वह मजबूत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने विकलांग भाई की रक्षा करनी है। वह आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अचानक उसे सचमुच उसे देखने, उसे गले लगाने और उसे पापा कहते हुए सुनने की इच्छा हुई। उसे उससे कहने की इच्छा हुई, अब से मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, जीवन में तुम्हारा ऊंचा पहाड़, तूफानों से तुम्हारा आश्रय। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने ऐसा ही करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने शोक्रू से यून्या का संपर्क विवरण मांगा, लेकिन वह केवल युआन पेन के पास ही था और युआन पेन उस समय व्यस्त था। कोई और विकल्प न होने पर मिंगहान ने सबसे जल्दी घर लौटने का फैसला किया। जब युनशेन ने समाचार देखा तो उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसने ध्यान से समाचार पढ़ा। उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। एक दिन की मोहलत दो, मैं ये सब नहीं देखना चाहता, उसने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि वह डरावनी थी। हाँ, लियांग यू मुड़ा और जल्दी से चला गया। युनशेन को शो में यून्या का वीडियो मिला और उसने उसे दोबारा देखा। यून्या को किसी और आदमी को पापा कहकर बुलाते हुए और उस आदमी को उससे कितना प्यार करते और उसकी रक्षा करते हुए देखकर उसे लगा जैसे उसके अधिकार का हनन हो रहा हो। उसकी बेटी किसी और मर्द को पापा कैसे कह सकती है? भले ही उसकी बेटी उसकी जिंदगी में शर्म की बात हो, पर वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसके अतिरिक्त उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी निगाह स्क्रीन पर दिख रही छोटी लड़की के मासूम और पवित्र चेहरे पर पड़ी और धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। इस बेटी को उसने सचमुच कमा का था। अचानक फोन की घंटी बजी। यूशेन ने बिना देखे ही फोन उठा लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां के अलावा इस समय उसे कोई फोन नहीं करेगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।